गुड इवनिंग, शुभ संध्या। मैं विपुल, आपका दोस्त, आपका सहयोगी, आपका व्यवसायिक सलाहकार आज आपके सामने लेकर आया हूं एक नया वीडियो जिसमें हम लोग बताएंगे हाउ टू डिटरमाइन रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर इनकम टैक्स। जैसा कि फाइनेंस एक्ट 2020 में रेसिडेंशियल रूल्स में कुछ चेंजेस लाए गए हैं, तो उस चेंजेस को देखते इनकॉर्पोरेट करते हुए हम सीखेंगे यहाँ पे कि रेसिडेंशियल स्टेटस का इनकम टैक्स कैलकुलेशन में क्या रिलेवेंस है और कितने तरह के रेसिडेंशियल स्टेटस होते हैं और टोटल स्कोप ऑफ टोटल इनकम में रेसिडेंशियल स्टेटस के बेसिस पे कौन सा इनकम इंक्लूड होगा और कौन सा इनकम एक्सक्लूड होगा। इसके अलावा हम देखेंगे कि जो रेसिडेंशियल रूल्स के जो है उसके बेसिस पे अभी तक जो वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2019-20 तक रूल्स क्या कहता था और अब नया जो रूल जो चेंज होकर आया है वो अब क्या कहता है। इसके बेसिस पे हम एक सीखेंगे कि टैक्स की प्लानिंग कैसे इस रेसिडेंशियल स्टेटस को डिटरमाइन करके हम लोग करें। चलिए आइए हम लोग देखते हैं। जैसा कि इनकम टैक्स में जो टैक्स का जो इंसिडेंस है वो डिपेंड करता है असेसी के रेसिडेंशियल स्टेटस पे। असेसी देखिए, इनकम टैक्स में जो टैक्सेबिलिटी है, इनकम टैक्स में टैक्स होने के लिए आपको या तो रेसिडेंस बेस सोर्स होना चाहिए या फिर सोर्स बेस इनकम, सोर्स बेसिस ओरिजिन होना चाहिए या रेसिडेंस। तो इनकम टैक्स में रेजिडेंशियल बेसिस है जिसके बेसिस पे हमारा टैक्स टैक्सेबल होता है। तो ये जो रेजिडेंशियल जो स्टेटस होता है वो हम देखते हैं कि इंडिविजुअल के केस में ये रेजिडेंशियल स्टेटस में क्लासिफिकेशन है। पहले तो दो रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट में करते हैं और फर्दर रेजिडेंट को भी रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के रूप में करते हैं। ये क्लासिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एक रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए नॉर्मली हम उसका क्लासिफिकेशन रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट के रूप में करते हैं। फर्दर इंडिविजुअल एचयूएफ के केस में रेजिडेंट को रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के रूप में करते हैं। और इसके बेसिस पे हम देखते हैं, यहाँ पर हम विशेषकर इस वीडियो में फोकस करेंगे इंडिविजुअल का टैक्स इंप्लीकेशन हम ज्यादा फोकस करेंगे। तो जैसा कि हम देखते हैं कि रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केस में ऑल इनकम रिसीव्ड, डीम्ड टू बी रिसीव्ड, इनकम एक्रूड, अराइज और डीम्ड टू एक्रू अराइज और इनकम एक्रू अराइज आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर भी अगर कोई इनकम अराइज ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर वो टैक्सेबल हो जाएगा, एक्सेप्ट अगर इनकम आपने बाहर कमाया है और उसको टैक्स वहां पे कर दिया है और इंडिया में उसको ब्रॉड इनटू कर रहे हो, रेमिटेंस कर ला रहे हो, ठीक है, तो उस केस में आपकी टैक्सेबिलिटी नहीं, टोटल इनकम में वो इंक्लूड नहीं होगा। फर्दर रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केस में भी आपके सारे इनकम इंडिया आपके टोटल इनकम में इंक्लूड किए जाएंगे, लेकिन एक इनकम को छोड़कर जिसमें कहते हैं कि इनकम जो एक्रू और अराइज इंडिया के बाहर हुआ हो वो तभी इंक्लूड किया जाएगा जब आप उस बिजनेस को कंट्रोल या प्रोफेशन सेटअप इंडिया है उसके थ्रू कर रहे हो। अदरवाइज जो इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगा, इनका आपके टोटल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। तो ये था रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केस में। और नॉन रेजिडेंट के केस में आपका इनकम अगर रिसीव आपने इंडिया में करते हैं या डीम्ड टू बी रिसीव, एक्रू अराइज और डीम्ड टू बी एक्रू अराइज इन इंडिया ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, देन वो टैक्सेबल होता है। और जो इनकम नॉन रेजिडेंट इंडिया के बाहर अर्न करता है, एक्रू अराइज होता है, तो वो टैक्सेबल नहीं होगा। तो ये रेजिडेंशियल स्टेटस के बेसिस पे हमारा डिसाइड ये होता है कि कौन सा इनकम हमारे टोटल इनकम में आएगा, कौन सा इनकम नहीं आएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है रेसिडेंशियल स्टेटस। और रेसिडेंशियल स्टेटस के बेसिस पे टैक्स प्लानिंग करना, हम इस वीडियो को देखने के बाद ये डिसाइड कर सकेंगे कैसे हम टैक्स प्लानिंग करें रेसिडेंशियल स्टेटस के बेसिस पे। और जो चेंजेस लाए गए हैं ना, चेंजेस क्या हमारे जो अभी रजिस्ट्री सिस्टम में क्या लूपहोल था उसको देखते हुए, ऑब्जर्व करते हुए क्या चेंजेस लाए गए हैं उसको हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। जैसा कि सबसे पहले हम देख रहे हैं कि अभी जो रूल था, जो फाइनेंस ईयर 2019-20 वित्तीय वर्ष 19-20 तक जो रेसिडेंशियल का रूल था, रेसिडेंशियल स्टेटस डिसाइड करने का इंडिविजुअल का, तो उसे सबसे पहले हम तो उसे देखते हैं, उसके बाद हम इसका फ्लो चार्ट देखेंगे जिससे आपको और क्लियरिटी होगा
और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि न्यू रूल्स जो है, न्यू जो चेंजेस हुए हैं वो कैसे कहाँ हुए हैं, और उसके रिगार्डिंग मैं आपको एक फ्लो चार्ट भी आपको समझाऊंगा। तो जैसा कि हम देखते हैं अभी वित्तीय वर्ष जो 2019-20 तक जो स्टेटस था कैसे डिसाइड होता था, तो उसके लिए इंडिविजुअल को स्टे इन इंडिया के बेसिस पे कितना दिन वो इंडिया में रहते हैं उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते थे। उसके लिए दो बेसिक कंडीशन होते थे कि वो इंडिया में 182 दिन या उससे ज्यादा ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर्स में वो स्टे करता हो, इंडिया में रहता हो, प्रेजेंट होता हो, तो वो रेजिडेंट होगा, पहला। और दूसरा बेसिक कंडीशन ये था कि अगर वो इंडिया में 60 दिन या उससे ज्यादा ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर्स में रहता है एंड और 365 दिन या ज्यादा ड्यूरिंग द लास्ट 4 ईयर्स, पिछले प्रीसीडिंग रिलेवेंट प्रीवियस ईयर से पिछले 4 साल में 365 दिन रहता है। तो ये दो बेसिक कंडीशन थे जिसकी बेसिस पे हम डिसाइड करते थे कि वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। इसके अलावा कुछ इसके एक्सेप्शन भी थे, जैसा कि हम इसमें चार्ट में हम देख रहे हैं टेबल में कि जो सेकेंड वाला जो कंडीशन था जहां पे 60 पिछले प्रीवियस ईयर्स में अगर 60 दिन वो रहता है या उससे ज्यादा रहता है और 365 दिन या उससे ज्यादा उसके जस्ट लास्ट 4 ईयर प्रीवियस ईयर्स में वो रहता है तो वो रेजिडेंट हो जाएगा। तो इस रूल्स के कुछ एक्सेप्शन थे। तो जैसा कि हमने यहाँ पर कवर किया है कि अगर कोई भी इंडियन सिटीजन जो इंडिया छोड़ता है एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए जाता है या एज ए क्रू मेंबर इंडियन शिप पे जाता है, और दूसरा कोई भी इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है, बीइंग आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर है लेकिन विजिट पे इंडिया पे आता है, तो उसके लिए कुछ रिलैक्सेशन है, ठीक है। वो रिलैक्सेशन ये है कि वो जो 60 दिन है, 60 दिन के जगह पे उसको 182 दिन दिया गया है या उससे ज्यादा। तो ये एक्सेप्शन है इसके 60 दिन वाले रूल्स के। इसके अलावा देखिए जैसा कि हमने बताया कि रेजिडेंट को फर्दर हम क्लासिफाई करते हैं रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो ये जो क्लासिफिकेशन है इसके लिए कुछ एडिशनल कंडीशन है, तो इसको हम मोटा मोटी ये देखेंगे कि एडिशनल कंडीशन में क्या क्या है। तो एडिशनल कंडीशन में ये है कि वो रेजिडेंट एटलीस्ट 2 ईयर्स में हो आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर्स में प्रीसीडिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर्स। तो 2 मिनिमम 2 फाइनेंशियल प्रीवियस ईयर्स में वो रेजिडेंट हो आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर्स प्रीसीडिंग द रिलेवेंट। जैसे आपका जो प्रीवियस ईयर्स है, प्रीवियस ईयर्स के ठीक पिछले 10 सालों में 2 साल कम से कम वो रेजिडेंट होना चाहिए, तो वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट में हो जाएगा। और दूसरा कंडीशन ये था कि उसका स्टे जो इंडिया में है वो लास्ट 7 ईयर में प्रीसीडिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर्स में 730 डेज या उससे ज्यादा हो, तो वो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट कंसीडर किया जाएगा। तो ये एडिशनल कंडीशन था। इसके बेसिस पे जैसा कि मैंने यहाँ पर चार्ट दे दिया है, तो चार्ट में आप देखेंगे कि रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केस में वो अगर उसको है तो उसको सेटिस्फाई क्या करना होता था, तो उसको एटलीस्ट वन ऑफ द बेसिक कंडीशन, जो ऊपर वाले जो बेसिक कंडीशन है उसमें से एटलीस्ट एक कंडीशन को सेटिस्फाई करना होगा। इसके अलावा उसका जो एडिशनल कंडीशन है वो दोनों एक साथ सेटिस्फाई करना होता था। तो ये जो दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करे और एक उसमें से बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करे तो वो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट होता था। इसके अलावा रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट जो होता था, जो एटलीस्ट वन ऑफ द बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करे, पहला दूसरा में से, एंड वन और नन ऑफ द एडिशनल कंडीशन, एक करे या दोनों नहीं करे, तो वो रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होता था। और नॉन रेजिडेंट के केसेस में वो बेसिक कंडीशन वो सेटिस्फाई नहीं करता था, नाइदर वन नाइदर टू, देन कंसीडर एज द नॉन रेजिडेंट। तो ये एग्जिस्टिंग रूल था। इसको हम फ्लो चार्ट से देखें तो ज्यादा आपको अच्छा अंडरस्टैंडिंग होगा इसके बारे में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं फ्लो चार्ट में कि अगर कोई इंडिविजुअल है उसका हमें रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करना है, तो कैसे स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हम ये चेक करें कि जो रेजिडेंशियल स्टेटस है क्या वो
इंडिया में 60 दिन या उससे ज्यादा स्टे कर दिया है उसने, अगर 60 दिन या उससे ज्यादा स्टे अगर किया है उसने, ठीक है, तो हम उसका अगला कंडीशन हम चेक करते हैं। अगर स्टे इन इंडिया लेस देन 60 डेज है तो प्राइमा फेसिया हो, तो आपको समझ में आ गया वो नॉन रेजिडेंट है कि कंडीशन, एक भी कंडीशन उसने सेटिस्फाई नहीं किया। और अगर वो 60 दिन से ज्यादा रहता है तो हम फर्दर कंडीशन चेक करते हैं। जैसे कि हमने चार्ट, फ्लो चार्ट में देखिए कि स्टे इन इंडिया लेस देन 60 डेज, अगर वो नहीं है तो ज्यादा है, ज्यादा है तो मतलब आप दूसरा कंडीशन चेक कीजिए, क्या उसका स्टे 182 दिन या उससे ज्यादा रिलेवेंट प्रीवियस ईयर्स में है। अगर है तो वो रेजिडेंट है, और अगर रेजिडेंट है जैसा कि फ्लो चार्ट में आप देख रहे हैं, तो फर्दर आप कंडीशन जो चेक कीजिए नॉन रेजिडेंट, ठीक है, क्या एनी 9 प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में आउट ऑफ 10 प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो अगर 9 ईयर में आउट ऑफ ईयर हो जाता है, ठीक है, नॉन रेजिडेंट है, अगर मतलब टू एटलीस्ट मिनिमम 2 इयर्स में रेजिडेंट है, उसको मैंने उल्टा कर दिया है, सो दैट आप नॉन रेजिडेंट की कंडीशन, अगर नॉन रेजिडेंट हो गया यानी 9 ईयर में, तो 2 इयर्स हुआ ही नहीं रेजिडेंट, तो उस केस में आप रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट कंसीडर करेंगे। इसके अलावा अगर नॉन रेजिडेंट अगर 9 ईयर में नहीं है, ठीक है, तो आप देखिए कि स्टे उसका जो है लेस इक्वल टू 729 डेज ड्यूरिंग द 7 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है, और अगर है तो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा, और अगर नहीं है तो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। मतलब उन्होंने कंडीशन दोनों सेटिस्फाइड किया, 2 में 2 इयर्स में रेजिडेंट हो गया मिनिमम, और 729 डेज या उससे ज्यादा 7 प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में वो स्टे इन इंडिया हो गया, तो वो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो गया, और अगर नहीं है तो रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो गया। तो ये जो कंडीशन है ये हमारा रेजिडेंशियल का है। अब फर्दर हम देखिए कि अब जब फ्लो चार्ट में आप पुनः आ जाइए कि अगर स्टे उसका 182 दिन या उससे ज्यादा है रिलेवेंट प्रीवियस ईयर्स में, तो हमने रेजिडेंशियल स्टेटस देखा, अगर नहीं है तो नॉन रेजिडेंशियल स्टेटस, मतलब तब फर्दर कंडीशन आप चेक कीजिए, जो हमने जो एडिशनल जो हमने जो एक्सेप्शन बताया था कि अगर वो एम्प्लॉयमेंट के लिए लेफ्ट किया हो या क्रू मेंबर के लिए अगर इंडियन शिप पे गया हो, तो उस केस में आपका अगर वो 182 दिन या उससे ज्यादा गया हो, ठीक है, तो वो रेजिडेंट होगा, और अगर 182 दिन या उससे कम है उसका स्टे इन इंडिया तो नॉन रेजिडेंट होगा। इसी के साथ आप देखिए इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन जो है विजिटिंग इंडिया में विजिट पे आ रहे हैं वो, तो उसके केस में भी आप देखेंगे 182 डेज या उससे ज्यादा देखते थे। उसके अलावा इसके अलावा आप देखते थे कि अगर ये भी कंडीशन, मतलब इंडियन सिटीजन नहीं है, एम्प्लॉयमेंट में भी नहीं है, तो अगर स्टे अगर 60 डेज या उससे ज्यादा होता था, और जो एडिशनल कंडीशन जो है, ठीक है, वो सेटिस्फाई करेगा, तो हम फर्दर चेक करते हैं। जैसे मान लीजिए आप देखते हैं कि 60 डेज या उससे ज्यादा रिलेवेंट प्रीवियस ईयर्स में वो रह रहा है, और 365 दिन या उससे ज्यादा जो है रिलेवेंट फॉर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स में है, तो रेजिडेंस हो जाता था, और फर्दर आप चेक करते हो रेजिडेंट है कि नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। तो ये तो था एग्जिस्टिंग रूल्स, जिसमें हम बताते हैं कि कैसे रेजिडेंशियल स्टेटस आप डिटरमाइन करें उसका, तो कैसे। अब जो फाइनेंस एक्ट 2020 में जो चेंजेस लाए गए हैं उसे हम देखते हैं कि जैसा कि फाइनेंस एक्ट 2020 जो एप्लीकेबल है, जिसको रिलेवेंट असेसमेंट ईयर 21-22 भी कहेंगे, तो इसने अल्टर किया जो इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन है, उसके लिए कंडीशन था, उसमें अल्टरेशन किया गया। इस सेक्शन में एक क्या अमेंडमेंट किया गया कि जो 182 दिन का जो स्टे था उनके लिए, ठीक है, तो उसके जो एक्सप्लेनेशन में उन्होंने ये लिखा कि
इंडियन सिटीजन और पर्सन इंडियन ऑरिजिन अगर जिसका टोटल इनकम अदर देन फॉरेन इन सोर्सेज से है और 15 लाख से ज्यादा है, अदर देन फॉरेन सोर्सेज मतलब इंडियन इनकम उसका 15 लाख से ज्यादा है, ठीक है, और तो उसके लिए जो 182 दिन का जो स्टे इन इंडिया था उसको रिड्यूस करके 120 दिन कर दिया गया है। ये ऐसा इसलिए किया गया कि देखिए बहुत से लोग तो जो इसके बेसिस पे टैक्स का वो प्लानिंग कर मतलब करते थे और मतलब अपना रेसिडेंशियल स्टेटस को इंटेंशनली चेंज कर देते थे, जिसके कारण टैक्स इम्प्लीकेशन पर कम आता था। तो गवर्नमेंट ने इसको समझा और इसके बेसिस पे उन्होंने 182 दिन का जो अगर कोई मान लीजिए सपोज विजिट पे इंडिया आता है और 182 दिन तक हमने उसको देखा कि 182 दिन तक इंडिया में रहता है तो हम उसको रेजिडेंट नहीं मानेंगे और टैक्स इंडिया में नहीं लेंगे। लेकिन अब 182 दिन को 120 दिन कर दिया गया आपको, तो 120 दिन का कंडीशन आपको अब देखना होगा। इसके अलावा एक चेंज और किया गया है, डीम्ड रेजिडेंट का कॉन्सेप्ट लाया गया है। तो डीम्ड रेजिडेंट के कॉन्सेप्ट में भी कहा गया है कि कोई इंडियन सिटीजन जिसका टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्सेज अगर 15 लाख से एक्सीड करता है और वो डोमिसाइल या रेसिडेंस किसी दूसरे कंट्री का नहीं है तो उसको डीम्ड रेजिडेंट ऑफ इंडिया मान लिया जाएगा। ये अच्छा चीज है कि अगर आपका दूसरे कंट्री मतलब इंडियन जो इनकम जो है आपका टोटल इनकम 15 लाख या उससे ज्यादा है और दूसरे कंट्री का आप रेजिडेंस नहीं हो तो हम आपको मान लेंगे कि आप डीम्ड रेजिडेंट ऑफ इंडिया। आइए हम इसको फ्लो चार्ट के माध्यम से बहुत बेटर तरीके से इसको हम समझते हैं। तो रेजिडेंट के केस में जैसा कि हमने देखा कि जो इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन है तो इसका जो टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज अगर एक्सीड करता है 15 लाख से तो आप क्या कैसे चेक करोगे? तब आप चेक करो कि क्या वो 182 दिन या उससे ज्यादा इंडिया में रहता रहा है तो वो रेजिडेंट है, या फिर देखिए और है यहाँ पर वर्ड या या फिर 365 दिन या उससे ज्यादा 4 प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर्स में वो रहा है और 182 दिन या उससे ज्यादा इंडिया में स्टे करता है। तो ये 60 दिन का जो उनका जो पीरियड था उसको बढ़ा के 120 दिन कर दिया गया है, ठीक है। पहले कितना दिन था? 60 दिन था और 60 दिन को हटा के 120 दिन कर दिया गया। लेकिन ये उसी कंडीशन में क्या है कि जब इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन है और उसका टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग फॉरेन सोर्सेज से जो इनकम है 15 लाख से ज्यादा हो। देखिए जी कि ये जो चेंजेस किए गए हैं इस अदर केसेस में चेंजेस नहीं है, सिर्फ ये इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन के लिए किया गया है। दूसरा डीम्ड रेजिडेंट वाले कॉन्सेप्ट में भी आप फ्लो चार्ट में देखिए कि इंडियन सिटीजन जिसका टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज है और 15 लाख से एक्सीड करता है तो नॉट लायबल टू टैक्स इन एनी अदर कंट्री है और बाय रीजन ऑफ हिज डोमिसाइल और रेजिडेंस की वजह से है तो उसको हम डीम्ड रेजिडेंट। तो ये जो फाइनेंस एक्ट में चेंजेस किया गया है। उसके बाद फर्दर जो है नोट ऑर्डिनरी रेजिडेंट वाले जो कंडीशन थे तो नोट ऑर्डिनरी रेजिडेंट वाले कंडीशन में जो चेंजेस लाए गए हैं उसे हमने फ्लो चार्ट मतलब आपको इसका चार्ट दिया है, चार्ट में आप देखिए इसको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा। क्या देखिए नोट ऑर्डिनरी रेजिडेंट कौन है, ठीक है। तो नोट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए हमारा ये कंडीशन है कि अगर वो नॉन रेजिडेंट होता है मतलब लास्ट 10 प्रीवियस ईयर प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर तो उसमें 10 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में मतलब सॉरी 10 फाइनेंस प्रीवियस ईयर जो है प्रीसीडिंग द योर प्रीवियस ईयर जस्ट प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर उसमें 9 ईयर में वो नॉन रेजिडेंट है तो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड। दूसरा कि 729 डेज या उससे ज्यादा हो ड्यूरिंग 7 प्रीवियस ईयर प्रीसीडिंग दैट ईयर तो भी वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा। तीसरा अगर कोई इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन है जिसका टोटल इनकम अदर देन
इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज एक्सीडिंग 15 लाख होता है, और हु बीइंग आउटसाइड इंडिया है और विजिट पे इंडिया आता है, तो उस केस में क्या होता है कि उसका जो पीरियड जो 182 दिन था, ठीक है, तो कितना कर दिया गया 120 डेज, तो अमाउंटिंग टू ऑल टू 120 डेज और मोर बट लेस देन 182 डेज, तो उस केस में वह नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा। इसके अलावा इंडियन सिटीजन जो डीम्ड रेजिडेंशियल जो है, जैसा कि हमने ऊपर क्लॉज में देखा, तो वो भी आपका नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। इसमें से कोई भी एक कंडीशन अगर वो फुलफिल कर देता है तो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो जाएगा, और उसके अनुसार वो जो स्कोप ऑफ टोटल इनकम में क्या इनकम इंक्लूड होगा एक्सक्लूड होगा, उसके बेसिस पे उसका टैक्सेबिलिटी होगा इंडिया में। तो जैसा कि आपने देखा कि जो चेंज रूल्स है, मैं इसको आपको जो एक्ट में जो सेक्शन में जो चेंजेस लाए गए हैं उसे भी मैं आपको दिखा देना चाहूंगा कि सेक्शन में कहां पर चेंजेस लाए गए हैं इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं कि सेक्शन 6 जो है बताता है रेसिडेंस इन इंडिया का कैसे कंसीडर किया जाए, कैसे क्या कंडीशन फुलफिल करने होंगे। तो यहाँ पर जैसा आपने देख रहे होंगे कि इसमें मैंने हाईलाइट कर रखा है, जो 60 डेज का कंडीशन था उसको बढ़ाकर उन्होंने 120 डेज कर दिया है, और साथ में कहा है, देखिए जैसे बजट जब आया तो उन्होंने कहा कि 60 डेज जो है जहां पर वहां पर इंडियन सिटीजन और इंडियन ऑरिजिन के लिए 182 दिन सब्स्टिट्यूट होगा, 182 दिन कंसीडर करेंगे हम, ठीक है। तो अब इस केस में जो 182 डेज कंसीडर करेंगे इंडियन सिटीजन और इंडियन ऑरिजिन के केस में, और वो उनके लिए कंसीडर होगा जिनका टोटल इनकम जो है 15 लाख या उससे ज्यादा हो, एक्सक्लूडिंग फॉरेन सोर्स के इनकम। तो ये चेंजेस लाए गए हैं जी। इसके अलावा एक डीम्ड रेजिडेंट का कॉन्सेप्ट लाया गया, जिसमें अगर उसका फॉरेन मतलब इंडियन टोटल इनकम है एक्सक्लूडिंग फॉरेन सोर्सेज से, और वो जो सिटीजन ऑफ इंडिया का जो इनकम है और वो दूसरे कंट्री में कहीं रेजिडेंस या डोमिसाइल बेसिस में टैक्सेबल नहीं है, उसको हम डीम्ड रेजिडेंट मान लेंगे। तो ये चेंजेस लाए गए हैं एक सेक्शन के अंदर। दूसरा जो है जो सब सेक्शन 6 है, सब सेक्शन, तो वहां पे एक चेंजेस लाए गए हैं जहां पर रेजिडेंशियल स्टेटस का आप रूल देख रहे थे, तो यहाँ पर हमने फ्लो चार्ट में सारा ही दे दिया। तो उसमें 2 कंडीशन और ये एक एक्सप्लेनेशन उन्होंने ऐड किया है। तो इसमें अब चारों कंडीशन देखे जाएंगे, और ठीक है। तो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए जैसा कि आपने यहाँ देखा कि सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडियन ऑरिजिन है जिसका टोटल इनकम 15 लाख या उससे ज्यादा है एक्सक्लूडिंग फॉरेन सोर्स इनकम, तो उसके केस में इन ऑल 120 डेज और मोर बट लेस देन 182 डेज, तो वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा। इसके अलावा जो डीम्ड रेजिडेंट है, सिटीजन ऑफ इंडिया हो जो डीम्ड रेजिडेंट इज आल्सो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। इसके लिए इनकम जो फॉरेन सोर्सेज है उसको एक्सप्लेनेशन में डाला गया कि इनकम which accrue or arise outside India except income derived from business control in or professional setup in India, तो ये इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज में आएंगे। तो आशा करते हैं कि आप रेसिडेंशियल रूल्स को आपने देखा होगा कि क्या चेंजेस लाए गए हैं इसमें। तो आपका कोई भी रिकमेंडेशन, कोई इसी तरह का कोई क्वेरी वगैरह हो तो आप हमारे जो ये ईमेल आईडी दिया हुआ है इस पे आप मेल ड्रॉप कर सकते हैं। रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में जो क्लैरिफिकेशन है उसको हम इस पर आप मेल डालिए तो हम लोग इसका रिस्पांस भी करेंगे। इसके अलावा कमेंट्स बॉक्स में आप डालिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।